सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का ग्लोबलाइजेशन का थर्ड पार्ट। तो जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं और कौन सी कंपनियां जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि कोई कोई गुड्स है या कोई सर्विस है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजी जाती है या दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में आती है। मतलब सिंपल सा है कि जो गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं उनका एक्सचेंज करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ओवर द लास्ट 2-3 डिकेड्स, लास्ट 2-3 डिकेड्स में, एक डिकेड्स मतलब होता है 10 ईयर्स, ठीक है। तो लास्ट 2-3 डिकेड्स में MNCs have been in search of places where they can lower their production cost। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो क्या करती हैं, ऐसे जगह को सर्च करती हैं जहां पर वो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। क्यों? क्योंकि हर कंपनी क्या चाहती है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो प्रॉफिट अर्न कब होगा ज्यादा, जब उनका खर्चा कम होगा। तो इसीलिए जो है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया, चाइना, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करती हैं, सेलेक्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पर सस्ते दामों में रॉ मटेरियल जो है मिल जाता है। दे हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन दीज लोकेशंस। और सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, जैसे टेस्ला ने, मैंने एग्जांपल बताया था, टेस्ला ने चाइना में कई बिलियंस का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एट द सेम टाइम ट्रेड बिटवीन नेशन इज ग्रोइंग। और इसी टाइम पे क्या हो रहा है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच का जो ट्रेड है वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। MNCs कंट्रोल और लार्ज सेगमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े सेगमेंट को क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। ग्रोइंग ट्रेड एंड ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट इज इंटीग्रेटिंग द मार्केट एंड प्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट कंट्रीज। द ग्रोइंग म्यूचुअल टाइज बिटवीन कंट्रीज एंड द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक को लिख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कंट्रीज के बीच में आपस में टाइज बढ़ना। जैसे कई बार न्यूज में सुना होगा FTA। FTA मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे कोई एक कंट्री कोई सामान बना रही हो, दूसरे कंट्री में उसको बेचना चाहती है। तो जब वो दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लगता है। ठीक है, इंपोर्ट टैक्स लगता है। लेकिन जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो वो टैक्स जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है और चीजें सस्ते दामों में मिलती है, जिससे ट्रेड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसी तरीके से दो कंट्रीज, तीन कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में क्या होता है, टाइज बढ़ते जाता है। और इसी टाइज बढ़ना या इंटीग्रेशन, कंट्रीज का आपस में एकजुट होना या एक साथ आना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। There is growing exchange of more and more goods, services and technology accompanied by growing flow of investment। इसके अलावा क्या क्या चीजें एक्सचेंज होती है कंट्रीज के बीच में, जैसे आप लोगों ने एक आसियान कंट्रीज सुना होगा। आसियान कंट्रीज जो है 8-10 कंट्रीज का ग्रुप है, छोटे छोटे, जो कि एक साथ ट्रेड करते हैं। तो इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इन कंट्रीज में आपस में क्या क्या ट्रेड होता है, गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, और भी अलग अलग चीजों का जो है क्या होता है, ट्रेड जो है यहाँ पर होता है। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि 1991 से लेके 2014-15 के बीच में है, जो हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड को जो है क्या करेगा, बताएगा। देखो, ये पहला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये पहला ग्राफ है आपका इंपोर्ट का। इंपोर्ट करना मतलब कोई सामान बाहर के कंट्री से क्या करना, मंगाना। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका इंपोर्ट का गोल्ड। हमारे इंडिया में गोल्ड के माइंस तो हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है कि कमर्शियल लेवल पर उसको हम लोग क्या कर सके, ज्वेलरी वगैरह बनाकर या बिस्किट वगैरह बनाकर उसको बेच सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, यूएई हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, अमेरिका कंट्री हो, यूएसए हो गया, इन कंट्रीज से हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड जो है इंपोर्ट करते हैं। तो 19 देखो 1990 और 1991 में इस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन एकदम स्टार्ट हुआ था। इससे पहले बाहर के सामान जो है हमारे इंडिया में ना के बराबर आती थी, और ना ही इंडिया का सामान जो है बाहर ज्यादा जाता था। 1990 और 1991 के बीच में ग्लोबलाइजेशन हुआ। उस समय जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, तो उन्हीं के टाइम पीरियड में जो है, टेन्योर में जो है क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो देखो 1991 में हमारा जो इंपोर्ट था, इंपोर्ट मतलब बाहर से जो सामान आता था, वो 50,100 करोड़ रुपीस का था। इतना सामान हम लोग लाते थे।
फिर 91 92 में देखो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हुआ, फिर इस तरीके से 2004 5 2005 6 2007 इस तरीके से बढ़ते 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 देखो जो डेटा है 2014 15 का वो इतना ज्यादा जो है क्या हो गया है, बढ़ गया है 28 लाख और 16,000 करोड़ रुपीस। ये तो अभी अभी का 8-9 साल पुराना डेटा है। अभी का आप लेटेस्ट डेटा सर्च करोगे ना जब 2021 और 22 का, तो इससे भी ये ज्यादा जो है क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या हुआ, बाहर से सामानें इंडिया में क्या होती है, इंपोर्ट होती हैं और बिकती हैं। इसके कारण से मल्टीनेशनल कंपनीज जो है इंडियन मार्केट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल क्या है, इंडिया का मार्केट। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्या किया था, इंपोर्ट को देखा था, अब देखते हैं हम लोग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करना मतलब कोई सामान जो है हम अपने इंडिया से बनाते हैं या यहाँ से उगाते हैं, ग्रो करते हैं और उसको दूसरे कंट्रीज में क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो वहीं पर 1990 और 1991 में देखो सिर्फ हम लोग 33,150 करोड़ रुपीस का क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब देखो 2014-15 में ये कितना हो गया, 19,35,000 करोड़ रुपीस जो है हो गया है। ये 2021-22 में ये इंक्रीज होकर और भी बहुत ज्यादा जो है हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है चेंजेस क्यों हुए, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, इन सब के कारण जो है क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन जो है इतना जो है मतलब एक्सपांड हुआ है। अब रीजन देखते हैं यहाँ पर, कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का कारण क्या है, तो सबसे बड़ा जो एक कारण है उसका है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, जैसे आज के डेट में अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है, आप सिंपल सा गूगल में सर्च करते हो कि ये सामान मुझे चाहिए, जैसे एक फोन खरीदना है, तो आप सर्च करोगे फोन अंडर 15,000, तो आपको बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। लेकिन यही चीज जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता रहा होगा। ठीक है, तो अब वही चीज को हम लोग समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया, कैसे इसने बूस्ट किया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी बोलते हैं, हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्पीडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वही चीज है कि इसने क्या किया, स्पीड कर दिया किसको, ग्लोबलाइजेशन को। यू नो दैट फैसिलिटीज लाइक कंप्यूटर नेटवर्क, मोबाइल, ईमेल, ई कॉमर्स, व्हाट्सएप एटसेट्रा हैव बिकम एन indispensable part of our life in this day and age। आज के डेट में हमारे पास चाहे एक टाइम के लिए या दो टाइम के लिए खाने को ना हो चलेगा, लेकिन फोन में इंटरनेट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, कंप्यूटर आता है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो, जिसमें आपके पास एक 4G या 3G फोन होगा जिसमें इंटरनेट होगा। ईमेल्स के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ई कॉमर्स मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, एजियो, ये सब इसी में आते, उसी से आप बहुत सारे सामान ऑर्डर करते हो। व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो, चैटिंग करते हो। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है हमारे लाइफ का। ठीक है, खाना मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारा फोन जो है जरूर चलना चाहिए आज के डेट में, ऐसा सिचुएशन हो गया है। The development of communication satellite has streamlined this communication system। अब जैसे देखो, पहले आपको मान लो अपने गांव से किसी दूसरे गांव में किसी के घर जाना है और आपको उसके घर का पता नहीं मालूम है, तो आप क्या करते थे, उस गांव का लोकेशन नहीं मालूम है कि किस रास्ते से होकर जाना है, तो आप पहले क्या करते थे, लोगों से पूछते थे कि यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो मैं कौन कौन से रास्ते से जाऊं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज हो गई है सैटेलाइट के थ्रू, जिससे आप गूगल मैप में सर्च करते हो, जैसे आपको क्या करना है, अपने गांव से जो है रायपुर आना है, तो रायपुर आना है या भिलाई आना है, कहीं पर भी आना है, तो आप गूगल में अपने योर लोकेशन से आप भिलाई का लोकेशन सर्च करोगे तो आपको पूरा पाथ बता देगा कि आपको इस रूट से जाना है, इतना किलोमीटर बाद आपको इतना टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, इतने मीटर में आपको ये करना है। पूरा सैटेलाइट के थ्रू जो है क्या होता है, ये हो जाता है। इसीलिए जैसे आप कोई सामान ऑर्डर करते हो ना, तो जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो उसी के थ्रू क्या करते हैं, सर्च करते आते हैं। जैसे फूड डिलीवरी वाले बॉय हैं, उनको तो आपका घर का एड्रेस नहीं पता होता है, लेकिन जब आप फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हो जोमेटो से, स्विगी से, किसी भी चीज से, तो आप अपना लोकेशन ऑन करते हो, तो उससे उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई हमें इस लोकेशन पर पहुंचना है। तो टेक्नोलॉजी ने पूरी लाइफ को ही क्या कर दिया है, एकदम सिंपल कर दिया और इजी कर दिया है। The call center in Bangalore, which we used in example earlier, could function only because of the technology।
हमने एक एग्जांपल लिया था, बेंगलुरु में जो है एक कॉल सेंटर था जहां पर दो लेडीज जो है क्या कर रही थी, काम कर रही थी। और ऐसे बहुत सारे लेडीज क्या करते हैं, नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनी का जो सर्विस होता है वो 24/7 तक क्या होता है, चलते रहता है। ये पॉसिबल क्यों हो पाया? इसी टेक्नोलॉजी के कारण जो है पॉसिबल जो है हो पाया है। Innumerable companies are using the communication system to expand their activities. They can control the entire production process through one location. और इसके अलावा आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है कि एक जगह बैठे बैठे कंप्यूटर सिस्टम में बैठे बैठे हम लोग किसी दूसरे कंट्री में अगर कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल जो है क्या कर सकते हैं, आराम से इजीली कर सकते हैं। They also get production related information instantaneously which they can analyze to help them make decision. और अगर कोई प्रोडक्शन कहीं पर हो रहा है दूसरे लोकेशन पर और कोई पर्सन कोई अलग जगह पर है तो उसको क्या कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाता है इंटरनेट के थ्रू, किसी भी तरीके से जो है क्या होता है उसको पता चल जाता है, जिससे वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। जैसे मैं यहाँ पर मान लो एक एचपी का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे एचपी के लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुआ, हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन है क्या कि मैं शॉप में जाऊं और वहां दिखाऊं, या दूसरा ऑप्शन है, आप लोगों ने 24/7 सर्विस सुना होगा, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे एनी डेस्क नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐप होता है जिसमें आप एनी डेस्क अगर इंस्टॉल करते हो और जो एक्सपर्ट है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, वो आपके सिस्टम को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से क्या करेगा, एनी डेस्क आपको इंस्टॉल करना है, फिर एनी डेस्क के थ्रू वो आपके सिस्टम को दूसरे जगह से ही क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, और जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर लेगा। तो इसी तरीके से एक जगह पर बैठे बैठे हम लोग दूसरे जगह से किसी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। The working pattern of banks has also been streamlined and RTGS has made money transfer easier. अच्छा, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है, जो पैसे का जो ट्रांजेक्शन है बहुत इजीली हुआ है। अगर पैसे का ट्रांजेक्शन जल्दी होगा, जैसे मान लो आपके एक कपड़े की दुकान है, आप गुजरात से क्या कर रहे हो, बल्क में सामान मंगा रहे हो, तो अगर आपने पेमेंट जल्दी कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि जो वो जो होलसेलर है आपका सामान क्या करेगा, जल्दी भेजेगा, आपके पास जल्दी आएगा तो आप बिजनेस अच्छे से एक्सपांड कर सकते हो। तो इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है, आप नोट कर लेना, ये एक बैंकिंग सिस्टम है। जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सुने हो ना, वो किसके थ्रू चलता है, वो चलता है यूपीआई के थ्रू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके थ्रू चलता है। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन अगर आपको करना है इसमें, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे आपको लाखों में, करोड़ों में ट्रांजेक्शन करना है तो आरटीजीएस यूज होता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बड़े आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और ट्रांजेक्शन अगर करोगे तो आपका बिजनेस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फास्टर होगा, चीजें अच्छे से जो है होंगी, ठीक है। तो ये यूपीआई जो है, यूपीआई भी एक बहुत बड़ा एक इन्वेंशन है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप बोलते हो भैया फोन पे चलाते हो क्या करके, तो फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू आप क्या करते हो, बिना कैश के भी आप सामान परचेस करके ला सकते हो कि नहीं। तो इससे बहुत सारे फायदे जो है होते हैं। फायदा क्या होता है, देखो एक फायदा तो ये होता है कि जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको करेंसी कम प्रिंट करना पड़ता है, कम प्रिंट करना पड़ेगा मतलब पेपर का खर्चा बचेगा, खर्चा बचेगा तो आरबीआई भी प्रॉफिट में रहेगी, आपका काम भी बड़ा आसानी से होगा। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के जो है क्या होते हैं, फायदे जो है होते हैं। आगे बढ़ते हैं। The development of means of transportation is also a major contributor to the process of globalization. अब ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ पैसे का, टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने पैसे तो भेज दिए गुजरात के किसी होलसेलर को, लेकिन अब वो सामान जो भेजेगा वो किसी रूट के थ्रू भेजेगा, या तो एरोप्लेन के थ्रू भेजेगा, या ट्रेन के थ्रू भेजेगा, या रोड के थ्रू भेजेगा, शिप के थ्रू भेजेगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है वो भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है होता है। Nowadays, large containers are packed with the goods and harbors. These similar size container can be easily stacked in the sea for transport. आजकल सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस तरीके से बहुत सारे कंटेनरों में जो है क्या किया जाता है, सामान जो है भर दिया जाता है, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है शिप्स के थ्रू ही क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। आज के डेट में सबसे सस्ता
ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है वो कौन सा है, सी रूट है, ठीक है। रेलवे रूट, एरोप्लेन, ये रूट काफी महंगे हैं, कॉस्टली हैं। जो सी रूट होता है वो काफी ज्यादा सस्ता होता है। तो पहले भी ब्रिटिश कॉलोनियल के पीरियड में सी रूट की इंपॉर्टेंट थी, आज के डेट में भी सी रूट की इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग गल्फ कंट्रीज से ऑयल मंगाते हैं, तो ऑयल हम लोग एरोप्लेन से नहीं ला सकते ना, एक लिमिटेड अमाउंट में ही ला सकते हैं, लेकिन हम लोग शिप्स के थ्रू, क्रूज के थ्रू बहुत लार्ज अमाउंट में ऑयल जो है वहां से कंटेनर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से जो है ला सकते हैं। These are even air conditional containers that preserve perishable goods for the long period of time. इसके अलावा आजकल तो एक और इम्प्रूवमेंट हो गया है, जैसे हमें इंडिया से मान लो फिश जो है कहाँ भेजना है, यूएसए भेजना है, तो ऐसे बहुत सारे कंटेनर बन चुके हैं जो कि क्या होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं। और अगर आप उस सामान को रखोगे तो कई दिनों तक आप उस कंटेनर में आराम से डाल के रख सकते हो, वो सामान कोई खराब नहीं होगा। जैसे जो फिश होते हैं वो कभी भी खराब नहीं होंगे, इस तरीके से एयर कंडीशनर वाले कंटेनर्स में अगर रखे जाएंगे तो फिर लॉन्ग टाइम तक उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। There are around 360 million containers today that are used to transfer goods around the world. आज के डेट में 360 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है। हमारे इंडियन सिस्टम में 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख। तो 360 मिलियन मतलब इसको 10 लाख से इंटू कर दो, इतने सारे कंटेनर जो है आज पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अराउंड 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज डन बाय द कंटेनर ट्रैफिक। वही चीज मैंने बोला कि 90% जो भी ट्रांजेक्शन होता है सामानों का वो किसके थ्रू होता है, सी रूट के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता है। The cost of transporting goods by sea has fallen considerably over the past 60 years. पहले सी रूट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा था वो आज के डेट में काफी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, साइज इंप्रूव हो चुका है। पहले के जो बोट्स वगैरह जो होते थे, शिप वगैरह जो होते थे, वो मिट्टी डीजल से चलते थे। आजकल के शिप जो होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर से भी चल जाते हैं। तो इसीलिए जो है टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट के कारण कॉस्ट में भी क्या हुआ है, बहुत ज्यादा रिडक्शन जो है आया है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से फॉरेन की कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करती हैं और इसका फायदे क्या क्या होते हैं।